डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर 7 में हम कुछ जनरल टर्म्स देखने जा रहे हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करी जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। हमने लास्ट लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था और हमने देखा था कि अलग अलग सिस्टम्स के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं टू गेट सम रिजल्ट्स। सो जब हम यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, साई की वैल्यूज निकालते हैं, तो ये जो साई की वैल्यू होती है इसके साथ कुछ कांस्टेंट पार्ट जुड़ा हुआ होता है। ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है इसको सॉल्व आउट करने के लिए, निकालने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, यानी कि वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन जरूरी है उसको पूरी तरह से जानने के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल को होल स्पेस में, पूरे स्पेस में फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी यूनिटी होती है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द होल स्पेस इज यूनिटी। इसको मैथमेटिकली हमने इस तरह से पहले भी प्रेजेंट करा था। ये मैंने इस तरह से लिखा है, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1, जहाँ पे साई यहाँ पर वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन का v वॉल्यूम है होल स्पेस में। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे स्पेस में साई वेव फंक्शन को, और हम जानते हैं कि पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा, तो नेट प्रोबेबिलिटी हमको 1 मिलेगी। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिलता है, और ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इसको अगर हम साई के साथ जोड़ देते हैं तो हमें नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मिल जाता है। अब ये जो कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का, इसको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का सिस्टम देखेंगे तो वहां पे हम नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन का करेंगे और वहां पे देखेंगे हम कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अभी के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की जो वेव फंक्शन हमको मिलता है, जो सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, उसमें साई के साथ कुछ कांस्टेंट पार्ट होता है और उस कांस्टेंट पार्ट को इवेल्युएट करने के लिए, निकालने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ऑर्थोगोनैलिटी। बाय डेफिनेशन ऑर्थोगोनैलिटी दो वेव फंक्शन के लिए है, से दो सेपरेट सॉल्यूशन है यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए। किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, एक ही सिस्टम के हमें दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, साई 1 एंड साई 2, और इनकी इगन वैल्यूज E1 एंड E2 है। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी इंटीग्रेशन साई स्टार dv इज इक्वल टू 0। सो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए, सो अगर ये वेव फंक्शन साई 1 एंड साई 2 ऑर्थोगोनल है, सो अगर ये दो वेव फंक्शन साई 1 एंड साई 2 ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, साई 1 साई 2 dv इज इक्वल टू 0। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, साई 1 इंटीग्रेशन साई 1 साई 2 dv इज इक्वल टू 0। सो अगर दो वेव फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं गिवन रीजन में और वो 0 मिलता है हमको, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है। ये जो प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनैलिटी की, ये वन डायमेंशनल में ही प्रूव हो पाती है, और इसके लिए भी हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का केस देखेंगे और वहां पे हम दो वेव फंक्शंस का ये जो ऑर्थोगोनल कंडीशन है इसको चेक करेंगे। इसके बाद दो सिंपल टर्म्स और हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करी जाती हैं। पहला है यहाँ पे डीजेनरेट स्टेट। ये सारी जो टर्म्स हम देख रहे हैं ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। डीजेनरेट स्टेट का मतलब क्या है, जब दो स्टेट्स या दो सॉल्यूशंस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के से अगर हम ले रहे हैं साई 1 और साई 2 और उनकी जो एनर्जी वैल्यू है वो सेम हो, अगर तो इन दोनों वेव फंक्शंस को यहाँ पर डीजेनरेट स्टेट्स बोला जाएगा। से कोई सिस्टम है और उसके लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा है, तो हमें अलग अलग सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, साई 1 साई 2 इस तरह से, साई 3, और से ये जो साई 1 साई 2 है इनकी, इसकी एनर्जी भी E1 है और इसकी एनर्जी भी E1 है, इसकी एनर्जी कुछ अलग आ जाती है E2। तो ये जो दोनों स्टेट्स हैं, ये जो दोनों वेव फंक्शंस हैं, इनको डीजेनरेट स्टेट्स बोला जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर है फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब है कि से कोई दो वेव फंक्शन है, साई p और साई q, जो अलग अलग स्टेट्स को प्रेजेंट करते हैं। सो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ प्रेजेंट करा है ये 0 होगा, तो पार्टिकल का ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं कि अलग अलग एटॉमिक सिस्टम्स में और मॉलिक्यूलर सिस्टम्स में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे अगर हम एटॉमिक सिस्टम की बात करें तो अलग अलग ऑर्बिटल्स होती हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसे 1s 2s 2p, इलेक्ट्रॉन अलग अलग जब ऑर्बिटल्स में होता है तो उसके लिए अलग अलग ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो अलग अलग होगा। से अगर हम 1s की बात करें तो उसमें उसका वेव फंक्शन अलग होगा,
क्योंकि ये ऑर्बिटल सॉल्यूशन अलग है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा अमंग दीज ऑर्बिटल्स, तो ये तभी हो पाएगा जब जो दो वेव फंक्शन है जिन ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ये इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो हो। अगर नॉन जीरो होगा तो जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन अगर प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रहा है तो पॉसिबल ट्रांजिशन हो पाएगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से जो ट्रांजिशन होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि जो अलाउड ट्रांजिशंस और फॉरबिडन ट्रांजिशंस की जो कंडीशंस है वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। जो अलग अलग वेव फंक्शंस होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स होती हैं, उनसे जुड़ी हुई अलग अलग वेव फंक्शन होते हैं। और अगर इन वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इन ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन नहीं होता। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन एटम में 1s और 2s ऑर्बिटल की बात करें तो इनके जो वेव फंक्शंस होते हैं इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो ये जीरो आता है, इसलिए 1s से 2s ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। सो प्रेजेंट लेक्चर में हमने चार टर्म्स देखी हैं, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनैलिटी। इन दोनों टर्म्स को हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये टर्म्स और क्लियर हो जाएंगे हमको। इसके बाद डीजेनरेट स्टेट एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ये जो टर्म्स है ये चारों टर्म्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।